हेलो, आप सभी लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. या ऑलराइट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। राइट, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? क्लियर स्क्रीन है आपको? क्लियर? यस सर। ओके ओके। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल पेपर हैं जो आपके एग्जाम्स में आने होते हैं क्वेश्चंस, उसी के सेम पैटर्न के ये क्वेश्चंस होते हैं। राइट, और इसमें आज हम एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 3 आवर्स का ये पेपर होता है आपका, जिसमें टोटल 3 सेक्शन होंगे। एक है सेक्शन ए जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, उसमें भी 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका इस सेक्शन सी वाले पार्ट में आपको क्वेश्चंस और के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके ऑप्शन में आपको दूसरा क्वेश्चन भी मिलेगा। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो हम स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स लेकर के आए हैं। उन 3 टॉपिक्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स है। ओके, आज हमारे पास जो टॉपिक है, हम टॉपिक 1 हम अपना डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स, और जो सेकंड है वो आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? आज सर जी सर। इसमें आपको टोटल 2 यूनिट हैं, ये अपने आप में एक अलग यूनिट है, तो आज हम टोटल 3 यूनिट्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम टोटल 15 डेज के अंदर नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। अभी हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये 3 टॉपिक्स होंगे। ओके डन सर। अगर किसी को कोई इशू होता है तो आप क्लियरली आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, हम उसको रिपीट करेंगे। ओके ओके सर। सबसे पहले हम आते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें एक क्वेश्चन है जो ये कह रहा है, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड, ओके, सो दैट इट्स लेंथ इज डबल। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको आर गिवन है, और ये बोला जा रहा है कि अगर इसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। ओके, तो कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में क्या चेंजिंग होगी, है ना? तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में क्या होता है। रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, opposes flow of current, okay, through the conductor, या through the conductor कह लें या through the material कह लें, या अगर आप इतना भी लिख देते हैं कि ये opposes flow of current, तो ये भी आपका कंप्लीट है। ठीक है ना, ये करंट को क्या करेगा, अपोज करता है, फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है आपका वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करें, आप इसको 2, तो यहाँ पर आपको मिलेगा L/A। ठीक है, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा रो L/A। ये रेजिस्टेंस है जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ओके, एरिया इन द सेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, और रो आपकी रेजिस्टिविटी होती है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायर का रेजिस्टेंस R है, इसको स्ट्रेच किया गया। जब स्ट्रेच किया जा रहा है तो इसकी लेंथ डबल हो जा रही है।
अगर मैं रेजिस्टेंस की इक्वेशन लिखूं तो R इज इक्वल टू होता है रो L ओवर A। ये तो मेरी इनिशियल कंडीशन थी किसकी, उस कंडक्टर की जिसका रेजिस्टेंस R था, ठीक है। अब यहाँ पे ये पार्ट जो सेकंड उसमें बोला जा रहा है कि इसकी लेंथ को डबल किया जा रहा है। जब आप इसकी लेंथ को डबल करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो L डैश है वो हमारी 2L के बराबर है। L डैश मतलब जो हमारी न्यू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगी। तो यहाँ से इसके लिए जो आपकी इक्वेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, रो L को आप लिखेंगे 2L ओवर A, ठीक है। या फिर आप इसको लिख दें रो L ओवर A और 2 को आप बाहर ले लें, ये आपका R डैश होगा। आप यहां से 2 को बाहर ले लें, R डैश इज इक्वल टू, या R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, रो L बाई A किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है। आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू R। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि अगर लेंथ को हम डबल करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो गया? हाँ, Yes, ये sir. थोड़ा डिटेल, बट अगर आप इसको ना इन शॉर्ट भी करना चाहें, क्योंकि ये हमारा 1 मार्क्स का है, तो हम कोशिश करेंगे ना कि जो सबसे शॉर्ट मेथड है हम उसी को यूज करें। ओके, तो अगर मैं शॉर्ट मेथड में बात करूं तो यहां से भी हमें ये वैल्यू निकल के आती है कि हमारा जो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, और अगर मैं इसको डबल कर दूं, है ना, अगर आप लेंथ को क्या कर देंगे 2L कर देंगे तो R भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। क्योंकि अगर R इंक्रीज करेगा तो लेंथ भी, सॉरी, अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है कंडक्टर की तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये एक शॉर्ट मेथड है, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। सब लोग आप, हाँ बताएं। सर अगर लेंथ अगर डबल हो गया तो सर उसका एरिया में चेंज नहीं आएगा सर, क्रॉस सेक्शन एरिया? देखिए यहाँ पर एरिया के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एरिया के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कुछ कहता है कि फाइंड द न्यू एरिया या न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो हम वहां पर उसको पॉइंट आउट करते और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते। समझ आ गई बात? सर अगर लेंथ में चेंज आएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया में भी चेंज नहीं आएगा सर, क्योंकि लेंथ को अगर हम, हमारा जो एरिया, आप यहां से देखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो चेंजेस अगर आने होते या अगर आए होंगे तो भी यहाँ पे वो इस चीज को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि लेंथ को हमने डबल किया तो न्यू चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा गया है, चेंज इन एरिया नहीं पूछा जा रहा है। समझ आ रही बात? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो आप लोग इसको कॉपी करें, इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। कॉपी हो गया सबका? यस सर। ओके, गुड। रिमूव कर दूं मैं इसको? यस सर। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमारे करंट से रिलेट कर रहा था, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द किरचॉफ सेकंड लॉ, राइट डाउन द साइन कन्वेंशन फॉर द करंट एंड ईएमएफ। ठीक है,
करंट और ईएमएफ के लिए इसके साइन कन्वेंशन को लिखना है हमें। समझ आया? तो अब आप देखें कि जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, इसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, इन शॉर्ट केवीएल कहा जाता है इसको। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि जो अलजेब्रिक सम है, ठीक है, सारे पोटेंशियल का किसी भी सर्किट के अक्रॉस, ये हमारे पास एक सर्किट है, मैंने इसमें कई सारे करंट एलिमेंट ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब अगर इसके अक्रॉस आप पोटेंशियल देखेंगे तो जो टोटल पोटेंशियल है या टोटल पोटेंशियल का जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होना चाहिए, वो 0 होता है। ये आपका होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल voltages in a closed loop is 0। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ वी आई, जहां पर आई की वैल्यू हमारी 1 से लेकर के n तक है, मतलब 1 से लेकर जितने भी नंबर ऑफ पोटेंशियल हैं, जितने भी एलिमेंट्स के हैं, उन सबका सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब चूंकि ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें लिखने को बोला है। ये बोला है कि साइन कन्वेंशन भी चाहिए, किसके लिए, करंट और ईएमएफ के लिए, ठीक है। ये जो केवीएल है, ये केवीएल आपका कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, शोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी के कंजर्वेशन रूल को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि जो इसका साइन कन्वेंशन है वो साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो साइन कन्वेंशन में आप याद रखना कि अगर किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट इन द सेंस अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि अगर पोटेंशियल राइज कर रहा है, ठीक है, राइज इन पोटेंशियल, तो आप इसकी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्लियर। और अगर पोटेंशियल फॉल कर रहा है तो आप इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। समझ आए यहां तक? पोटेंशियल फॉल का क्या मतलब है, पोटेंशियल फॉल का मतलब जैसे ये आपका निगेटिव प्लेट है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट होता है, क्लियर। अगर आपकी करंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रही, आई मींस आप इधर जा रहे हैं, तो आपका जो पोटेंशियल क्या कर रहा है, वो राइज हो रहा है। और अगर आप एलिमेंट में या जो आपकी बैटरी है या सोर्स है, अगर आप उसमें राइट टू लेफ्ट इस तरीके से, आई मीन निगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। जब फॉल करेगा तो आपको साइन निगेटिव लेना पड़ेगा, और जब राइज करेगा तो आपको साइन कन्वेंशन में क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। समझ आए यहाँ तक? सर एक हाँ कंफ्यूजन है बताएं। सर, ये लॉ ऑफ एनर्जी पे कैसे बेस है सर, वो थोड़ा सा समझ नहीं आया। ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ है, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टोटल पोटेंशियल किसी भी सर्किट का होगा, किसी भी सर्किट इन द सेंस जैसे आपके सर्किट में कई सारे एलिमेंट अवेलेबल होंगे, ठीक है, कई सारे एलिमेंट अवेलेबल होंगे। जैसे आपका वहां पर ये आपका ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये भी रेजिस्टेंस ही है। ये आपका सपोज दैट मैं अगर इसको इंडक्टर ले लूं, तो इंडक्टर, ठीक है, ये मेरा इंडक्टर है। तो इस केस में आपको पता है कि जब भी कहीं पर करंट का फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, ठीक है, तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस भी होते हैं। क्यों? जैसे रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट के एनर्जी को किसी भी सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है उसको अपोज करेगा, और उसी अपोज होने की वजह से एक नया इफेक्ट जनरेट होगा। उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, उस इफेक्ट को हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसके थ्रू आपका वायर क्या करता है, हीट होता है, और वो हीट एनर्जी फिर उसके बाद कहाँ जाती है, आपकी एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें किसी भी चीज की ना करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या अगर हम यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर रहे हैं,
तो हमें ये कंसिडर करना होगा कि जो आपकी टोटल एनर्जी है वो आपकी कैसी है, कंजर्व है। समझ आया? समझ आ रही बात? क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। आप अगर यहाँ पे सपोज दैट आप कोई बल्ब वगैरह लगा देते हैं सर्किट में, तो बल्ब भी कुछ एनर्जी लेगा, है ना? ये बल्ब भी आपका कुछ ना कुछ एनर्जी लेगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो टोटल अमाउंट, अब जैसे ये रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कर रहा होगा। इंडक्टर और इसके थ्रू क्या नाम, बल्ब के थ्रू भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो ही रही होगी। बट यहाँ पर हमें जो कंसिडरेशन है हमारा, वो क्या है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि एनर्जी का कहीं पर लॉस नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर आप एनर्जी लॉस को ढूंढने निकल जाएं तो ये बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत टिपिकल है इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि ये कोई बहुत ह्यूज अमाउंट में लॉस नहीं हो रही है कि आप उसको कैलकुलेट कर लें। समझ आ रही बात? ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में है, इसलिए हम यहाँ पर उसको कैलकुलेट नहीं करते और उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और ये कंसिडर कर लेते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, यहाँ पर कंजर्व है। समझ आ गया? यस सर। हाँ, आप इसको नोट करें। ये तो आपका जो साइन कन्वेंशन था ये आपका बैटरी के लिए रहा। इसी तरीके से अगर आपका कोई रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का आंसर पूछा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है अगर कोई, तो रेजिस्टेंस के लिए अगर सपोज दैट किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट है वो अगर इधर से इधर जा रही है, ये अगर पॉजिटिव एंड है, ये निगेटिव एंड है, तो आप देख रहे हैं जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो करंट की वैल्यू वो क्या कंसिडर करेंगे, -i लेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी करंट राइट टू लेफ्ट जा रही है, आई मीन निगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, तो आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, +i हो जाती है। समझ आया? तो हमने साइन कन्वेंशन करंट के लिए भी लिख लिया और ईएमएफ के लिए भी लिख लिया है। ठीक है, इसको कॉपी करें आप लोग। सर जी जी सर जी, वो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में है ना, वो अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगा तो एरिया तो डिक्रीज होगा ना सर जी, एरिया में चेंजेस आएगा ना, एरिया तो A/2 बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके एरिया में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो यहाँ जी पे कंसीडर नहीं किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। आप यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड टू द लेंथ इज डबल, लेंथ को आपने डबल किया है, और ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इन्होंने एरिया के बारे में कोई बात नहीं की है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस और एरिया रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपका रेजिस्टेंस क्या करेगा, राइज करेगा, तो आपका लेंथ भी क्या करेगा, राइज करेगा। समझ आ रही बात? और कितना करेगा, जितना लेंथ राइज कर रहा है उतना ही रेजिस्टेंस भी राइज करेगा। ये तो एक सिंपल सा रिलेशन है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरिया के बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है। समझ आया? ओके सर, मगर लेंथ इंक्रीज होगा तो एरिया तो डिक्रीज होना सर। बिल्कुल 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 डिक्रीज होना चाहिए। अगर आपकी लेंथ स्ट्रेच कर रही है या इंक्रीज हो रही है तो उसका एरिया फॉल करेगा, ये पता है। मगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसके लिए कोई डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखें एरिया कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि एरिया क्या होगा, या आप जो न्यू एरिया है वो आप कैलकुलेट करो, ऐसा कुछ बोला जा रहा है क्या इस क्वेश्चन में? सर लेकिन ऐसा है ना सर कि रेजिस्टेंस में चेंज इन रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा है ना सर कि अगर लेंथ डबल होगा तो सर एरिया भी डबल होगा, तो रेजिस्टेंस क्योंकि फॉर्मूला में एरिया भी है ना सर जी, ρL/A, यानी फॉर्मूले में एरिया भी है, तो फिर हमें एरिया में भी चेंजेस करना होगा ना, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो एरिया हाफ करके हमें करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला में एरिया दिया है ना, R इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, तो फिर A में अच्छा, एक मिनट, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर लेंथ एग्जैक्टली डबल हो गई तो आपका एरिया एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा? आप बताएं। सर क्योंकि वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाएं तो लेंथ को अगर डबल करेंगे तो एरिया को हाफ करेंगे, तो तभी मतलब वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा।
अच्छा, सर आप जी कह हम रहे हैं कि प्रैक्टिकली मैंने, भी सोच सकते हैं ना कि अगर हम किसी वायर का लेंथ जो इंक्रीज करेगा तो उसका एरिया जो है वो डिक्रीज होता ही है। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि जो हमारा न्यू लेंथ है वो 2L होगा और जो न्यू एरिया है वो आपका हो जाएगा L/2। जी L/2 सर। हो जाएगा, जी यही सर। कह रहे हैं आप? हाँ अच्छा, जी सर। एक मिनट। तो आपका जो इक्वेशन है वो है R इज इक्वल टू रो L ओवर A, ठीक है? हाँ तो 4 जी सर। तो आपका बताइए कितना हो जाएगा? R डैश जो न्यू है रो L L/2 आपका 4 L L अपॉन R हो जाए, फिर 4 और टाइम्स A R हो जाएगा ना सर जी। कितना? 4 L बाई टाइम्स L/2 अच्छा तो 2 रेसिप्रोकल हो गए 4 बाय R यानी R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स R। एक मिनट, A/2, जी सर। तो आपका R डैश इज इक्वल टू हो रहा है 2L इंटू 2 ओवर A, यहाँ से आपको मिलेगा 4, ठीक है? जी रो सर। L ओवर A, यहाँ पे आपका कितना हो रहा है? रो L ओवर A, यहाँ पे आ रहा है न्यू रेजिस्टेंस आपका 4R आ रहा है। तो आपका कहना है कि जी आंसर सर। ये है, बट जी मेरे सर। पास जो आंसर है वो 2R है। बताएं, मेरे पास जो आंसर है वो उसमें 2R गिवन है। ठीक है, ओके सर। अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर लूंगा उसको, अगर कोई उसमें मिस्टेक होती है तो ठीक है। ओके सर जी। हाँ, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा, राइट? जी सर जी। तो ये आपको किरचॉफ लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझ आ गया? जी सर। हाँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको समझ आया क्या होता है? जी सर। हाँ, अच्छा, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया? जी सर। ओके, नेक्स्ट पर आए हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का 11th का बी पार्ट है। अगर आप 11th के बी पार्ट पर आए तो डेराइव द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन यूजिंग किरचॉफ लॉ, ठीक है? व्हीट स्टोन ब्रिज आपको पता है क्या होती है? आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसमें आपके जनरली 4 अलग अलग रेजिस्टेंसेस का एक अरेंजमेंट होता है। समझ आया? हाँ सर हाँ। Unmuted. Choose a purpose for इसका purpose है। आवाज नहीं आ रहा है सर। कि इसमें अरेंज किए गए होते हैं 4 से ज्यादा। हेलो हेलो, यस Yes हाँ sir. हाँ, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो ये हमारा जो व्हीट स्टोन है उसमें एक रेजिस्टेंस आपका ये होगा, दूसरा हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया, और तीसरा जो मेंशन किया वो ये है, और ये आपका हो गया फोर्थ। ठीक है, अच्छा ये कोई नया बच्चा है। इस रेजिस्टेंस को आप पी कंसीडर कर लेते हैं, इसको हमने क्यू नाम दे दिया, और इसको आर बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया? एस बोल दिया, ठीक है? और हमने आउटसाइड से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें फ्लो करने के लिए एक बैटरी कनेक्ट कर दी है ना? अब क्वेश्चन में आपकी ये बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ। कंडीशन क्या है? किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करना है। बीच में हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है? ये पोजीशन ऑफ बी है आपकी, ये है डी, इसको हमने सी ले लिया, इसको हमने ए ले लिया।
अब सबसे पहले इसमें हम करंट का फ्लो करा देते हैं। सपोज डैट यहाँ से आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो हो रही है और यहाँ पे इंटर हो रही है। जब आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो हुई तो अब आप देखें, मैंने ये कंसीडर किया कि यहाँ पे जो फ्लो होने वाली करंट है ये हमारी I1 है, ये आई थी यहाँ पर I1 है, तो इसमें कितनी जाएगी बताओ मुझे? ये हो जाएगी I माइनस I1। क्लियर हुआ यहाँ तक? जी सर। अच्छा, यहाँ तक कितनी आई है करंट? I1 आई है। तो जब यहाँ पर आएगी तो फिर से यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है करंट, तो हमने ये कंसीडर किया कि यहाँ पर जो करंट जा रही है वो IG है और जो इसमें करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी? I1 माइनस IG। क्लियर हुआ? यहाँ तक कितनी आई करंट आपकी? I1 माइनस IG आ गई। ओके, यहाँ पर कितनी आ रही है? IG है और यहाँ पर आपकी I माइनस I1 है। ओके, जब इस पॉइंट पर आएगी करंट तो अब आप बताएं, एक साइड से IG करंट आ रही है, दूसरी साइड से I माइनस I1 आ रही है, तो इसमें टोटल करंट कितनी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी I माइनस I1 प्लस और IG प्लस IG। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब आप बताएं कि जब इस पॉइंट तक पहुंची है करंट, आई मीन पोजीशन C तक, तो टोटल कितनी हो जाएगी? यहाँ से आ रही है I1 माइनस IC, ओके, ऊपर वाले पार्ट से I1 माइनस IC आ रही है, नीचे से आ रही है I माइनस I1 प्लस IG। सारी की सारी करंट क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यस सर। I1 माइनस IG, फिर यहाँ पर आ रही है प्लस I माइनस I1 प्लस IG। IG से कैंसिल हो रहा है, I1 से सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? I अमाउंट ऑफ करंट बची है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही है वो I अमाउंट में मिल गई। क्लियर? अब आप चेक कर लें कहीं पे भी करंट का जो वैल्यू हमने कंसीडर किया कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि हमने फाइनली हमको जितनी हमने फ्लो किया था I उतनी हमें मिल गई है। तो इसका मतलब जो भी हमने बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सही है ना? अगर कहीं पर भी एरर होता है तो फाइनली हमें I अमाउंट में करंट नहीं मिलती। समझ आ गया यहाँ तक? इसमें भी कंजर्वेशन का जो वो है वो यूज हो रहा है सर जी? बिल्कुल बिल्कुल कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो किरचॉफ लॉ है वो कंजर्वेशन पर ही तो बेस्ड है ना? ओके सर। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस में किरचॉफ नहीं, यहाँ पर किरचॉफ सर आवाज है, यहाँ पे कौन सा किरचॉफ? ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि जो पोजीशन B है और जो पोजीशन आपकी D है, ये दोनों पोजीशंस क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है? ये दोनों पोजीशंस, पोजीशन B एंड पोजीशन D आर इन पैरेलल और नॉट? ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है? यस। क्या है ना? सर? सर रिपीट सर। आप बताएं ये जो पोजीशन B है और जो पोजीशन D है, ये दोनों पोजीशन पैरेलल हैं या नहीं है? आप देख के बताओ मुझे। यस सर। यस सर। ये दोनों पैरेलल है और हमें पता है कि जब कहीं पर भी कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है तो उनका पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? सेम होता है। पता है या नहीं पता है? हाँ यस सर। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि आपका जो पोटेंशियल एट B है वो आपका पोटेंशियल एट D के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ यस सर। और इस कंडीशन को, अगर VB इज इक्वल टू VD है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ आया? यस सर। इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाएगा। अब आप मुझे बताओ, जब पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट D सेम है तो क्या इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाएगी? नो सर। नहीं जाएगी। या आप ये भी कह लें, क्योंकि हमें पता है कि करंट को फ्लो होने के लिए दो टर्मिनल्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है ना?
यस सर। का मतलब यहाँ पर तो कुछ गया नहीं है ना। या फिर आप इसको अगर पोटेंशियल के टर्म में देखें तो पोटेंशियल के टर्म में हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी कितना होगा, जी इन द सेंस गैल्वेनोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Vg इज इक्वल टू कितना हो रहा है, Vb माइनस Vd। क्लियर? क्योंकि हमारा Vb और Vd इक्वल हैं, इसलिए हमारे पास पोटेंशियल ऑफ G भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब इस G के क्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है। समझ आ रहा है यहाँ तक? सर ये क्या सर, मतलब ये जो पैरेलल होने से उसमें पोटेंशियल इक्वल होगा। अच्छा हाँ नहीं। आप लोगों ने ये वाला केस पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, पढ़ा या नहीं पढ़ा? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने पढ़ा होगा जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है ना। और सीरीज में होंगे तो करंट सेम होगा। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे वही रूल अप्लाई किया जा रहा है। ये सारी बातें जो मैंने बताई वो समझ में आ गई हैं? यस सर। कोई इशू तो नहीं है किसी को? नो सर। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक लूप कंसीडर करते हैं, जिस लूप के अकॉर्डिंग हम इसके कैलकुलेशन पे आएंगे। हमने ये कंसीडर किया कि जो किरचॉफ का लूप लॉ है हम उसमें जा रहे हैं A B C D, यानी यहां से होते हुए ऐसे मूव करके वैल्यू को कंसीडर करेंगे। समझ आया? ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? तो अब आप बताओ मुझे, सबसे पहले तो हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उनका हम सबसे पहले साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। आपका जो I1 अमाउंट ऑफ करंट है वो I1 करंट कहाँ जा रहा है, जिधर से जा रहा है, क्योंकि करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो होता है, ये पता है आपको। तो हमने ये चूज कर लिया कि ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड हमारा निगेटिव होगा। यहाँ पे करंट बताओ IG में ऊपर वाला पार्ट मैंने प्लस ले लिया और नीचे वाले को माइनस ले लिया। अब यहाँ पर भी जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, हायर टू लोअर। तो यहाँ पर बताओ ये वाला एंड पॉजिटिव होगा और ये वाला एंड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में? क्योंकि करंट का ये रूल है कि वो जब भी जाएगा तो हायर टू लोअर ही जाएगा। समझ आ रही बात? यस सर। कभी लोअर टू हायर तो करंट फ्लो हो नहीं सकता है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ये साइन कन्वेंशन कंसीडर कर लिया। ठीक है? यहाँ तक साइन कन्वेंशन में किसी को कोई इशू? नो सर। ओके, एक मिनट में थोड़ा सा इसका साइज और छोटा कर दूं तो मेरे पास कुछ और भी स्पेस आ जाएगा ना। राइट? क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सबको साइज छोटा करने पर भी? यस सर, यस। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके कैलकुलेशन पे आते हैं। हम लेते हैं सबसे पहले जो हमारा लूप है, उस लूप में हम जाएंगे इन लूप A B D A। मतलब हम लूप A से स्टार्ट, पॉइंट A से स्टार्ट करें, A से जाएंगे B की तरफ, B से जाएंगे D को और D से जाएंगे A को, रिटर्न। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब आप बताएं मुझे, सबसे पहले मुझे क्या मिला? लूप ABDA में हमें पता है कि हम वोल्टेज लेने जा रहे हैं। तो आप बताओ मुझे P के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? आपको इक्वेशन पता है, V इज इक्वल टू IR होती है ना? मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे क्या लिया बताओ, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हायर टू लोअर जा रहे हैं। -I1। अब बताओ, माइनस आएगा। गुड, ये हमारा आ गया I1 इंटू P आएगा ना। हमने रेजिस्टेंस को P बोला है यहाँ पे। यस सर। है ना? अब बताएं, अब कहाँ पे हम जाएंगे? अब आएंगे गैल्वेनोमीटर पे B से होते हुए। तो गैल्वेनोमीटर में जो IG है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? IG हायर टू लोअर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस करंट कितना इसका, IG हो गया, और वोल्टेज इसका सपोज दैट कि मैं इसको G कंसीडर कर लेता हूँ गैल्वेनोमीटर। तो इशू यहाँ तक? नो सर। अब बताओ, अब हम कहाँ जाएंगे? D से A की तरफ जाएंगे। तो जब आप D से A की तरफ जाओगे तो क्या होगा? प्लस I माइनस I1 और रेजिस्टेंस कितना है? R है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये भी पता है कि मेरी जो VG की वैल्यू है ना, मतलब IG इंटू G, वो क्या है मेरी?
वो तो 0 हो जानी है, यस सर। है ना। तो जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, 0। तो यहां से हमें क्या मिल गया, माइनस ऑफ I1P प्लस I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू I1P। क्लियर है यहाँ तक? इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझ आ गया? यस सर। अब इस लूप का काम खत्म हुआ। अब हम आते हैं सेकंड लूप में। ये हमारा लूप नंबर 1 था, या आप लूप को आपने नाम दे ही दिया है ABDA। अब अगर हम लूप 2 में आते हैं तो इसका भी पहले साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। करंट हायर टू लोअर जा रही है, यहां पर भी क्या होगा आपका, हायर टू लोअर ही जाएगी, ठीक है ना, ऐसे लेंगे। तो अब हम जा रहे हैं BCDB में, ऐसे जाएंगे। ओके, तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पे लूप, इन लूप BCDB। ओके, समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। पहली वैल्यू क्या ले ली जाए बताओ आप? यहां से मिलेगा I1 माइनस IG। ओके, I1 माइनस IG इंटू Q। I1 माइनस IG, ओके, इंटू Q। और बताओ? नेगेटिव साइन। हाँ, नेगेटिव ले लो आप। और फिर यहाँ पे आप जा रहे हैं ऐसे, प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव प्लस आप ले लें प्लस I माइनस I1 प्लस G इंटू प्लस S। नहीं, आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। यानी एक मिनट ना, आप इसको ना आप ऐसे ना लेकर के आप ऐसे घूम जाओ इसको लेकर के, तो आपको नेगेटिव साइन से बच जाओगे आप, ठीक है। ऐसे चले जाओ, ठीक है। तो आप सबसे पहले IG की बात कर लें। IG आपका क्या है बताओ? ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ IG इंटू G आ जाएगा। फिर यहां से जाएंगे तो ये आपका है माइनस ऑफ I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। उसके बाद जब ऐसे रोटेट करके जाओगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस, है ना। यस सर। ये आपका आ जाएगा प्लस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्लस कितना है आपका, I1 माइनस IG इंटू Q। ओके, यस सर। अब आप यहाँ पे IG जहां पर भी है वो सारे के सारे IG 0 हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या मिलेगा बताओ मुझे, माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू S प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताना, I1 इंटू Q इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इक्वल में आप 0 लगा देना। तो आप इसको लिख सकते हैं I माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू I1 इंटू Q। समझ आए यहाँ तक? यस सर। ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बताओ? अब आप करेंगे इक्वेशन 1/2। एक मिनट, तो आप यहाँ पे लिख दो इसको, डिवाइड 1 and 2। ओके, तो आपको मिलेगा यहाँ से I माइनस I1 इंटू R ओवर I माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू I1P ओवर I1Q। ये सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q मिल जाएगा। क्यों? ये आपका फाइनल आंसर होगा, या आप इसको P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S लिखें, ठीक है ना। वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। समझ आ गया?
रेजिस्टर की जगह कैपेसिटर भी ले सकते हैं सर जी। क्या चीज? कैपेसिटर भी ले सकते हैं ना सर जी, रजिस्टर की जगह। एक मिनट, आप एक बार फिर से प्लीज रिपीट करेंगे आप, मैं सुन नहीं पाया आपकी रजिस्टर बात। की जगह कैपेसिटर भी ले सकते हैं ना सर जी हम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कैपेसिटर के केस में भी जो है एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। कैपेसिटर है या इंडक्टर भी अगर होगा तो भी एप्लीकेबल होगा, मगर वो जो आप कैपेसिटर या इंडक्टर की बात करेंगे ना, वो आपका बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। वो आपका कंपटीशन के लिए आएगा, जैसे नीट है, जेई है, उसके लिए आता है, ठीक है ना। वहां पर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं और बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता है वहां पर, ठीक है। ओके तो आपके बोर्ड में यही है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आना है। ओके सर। हाँ, आप इसको नोट कर लें। ओके सर। सारी चीजें सबको क्लियर हो रही हैं? यस सर। यस सर। यस सर। सर डन सर। कॉपी हो गया सबका? रिमूव कर दिया जाए इसको? यस सर। नेक्स्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो इससे रिलेट कर रहा है? अच्छा, इसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन, मतलब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड, किस पर? व्हीट स्टोन ब्रिज पर। ब्रिज। आप, हाँ, आपका एक क्वेश्चन है, मैं पहले उसको करा देता हूँ। चलो उसको हम एंड में कर लेंगे, हम सीरियल वाइज चलते हैं, ठीक है ना। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। डेराइव द एक्सप्रेशन, आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 14 सब लोग? यस सर, देख Derive रहे the expression for capacitance of a parallel plate capacitor। हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या डेराइव करना है? एक्सप्रेशन डेराइव करना है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है। ये हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। हमने इस प्लेट को पॉजिटिव ले लिया और एक प्लेट क्या होती है? कैपेसिटर। सर जी आवाज। समझ आया? इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा कैपिटल V है, ओके। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए, और जो एरिया ऑफ द कैपेसिटर है या एरिया ऑफ द प्लेट है, आप उसको लिख लें। जो ए है वो होगा एरिया ऑफ ईच प्लेट, ओके। और V, सॉरी, D आपका क्या है? D है आपका सेपरेशन बिटवीन प्लेट है, ओके।
और जो सिग्मा है, सिग्मा जो हमने किया है वो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। किसकी? प्लेट की, है ना? प्लेट की। हाँ, प्लेट की है। क्लियर? अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इन दोनों प्लेट्स की हेल्प से मैं आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट पी पर, एक पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूं, पॉइंट पी, ओके, पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर होगी? तो आप देखें, हमेशा हमें पता है कि जो पॉजिटिव टू पॉजिटिव की वजह से है वो अवे होती है। किधर होती है? अवे डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से। और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द प्लेट या टुवर्ड्स द बॉडी होती है। यही होता है ना? तो आप बताएं, इस पॉजिटिव प्लेट के लिए पॉइंट पी पर जो करंट की डायरेक्शन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो किधर होगी? वो अवे हो गई, है ना? किससे अवे? पॉजिटिव प्लेट से अवे। क्लियर है यहाँ तक? और जो निगेटिव प्लेट है उसके लिए जो डायरेक्शन है वो किधर होगी? वो टुवर्ड्स निगेटिव होगी। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। हमने करंट की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर ली। अब आप देखो, यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम जिससे कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लें, क्योंकि कैपेसिटर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q = C × V, है ना? आपके पास इस इक्वेशन में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना? यस सर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रही है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम क्या करेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल निकालने के बाद इस इक्वेशन में इसको प्लेस कर देंगे तो हमारे पास C जो हमारा कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। समझ आ रहा है यहाँ तक? क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी। तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम ले लेते हैं E = E+, और कौन सी है बताओ? E- की भी है ना? यस। E+ और E- है। अब आप बताएं कि एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये एक टाइप की शीट है, एक प्लेट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ी होगी गॉस लॉ के थ्रू, उसकी वैल्यू होती है σ/2ε0। पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? यस सर। तो आप यहाँ पे उस वैल्यू को प्लेस करें, ये हो जाएगा σ/2ε0 प्लस दूसरे वाले के लिए भी कितना होगा? σ/2ε0। ओके, यहाँ से आपको टोटल वैल्यू कितनी मिल गई? 2σ/2ε0, है ना? इधर आते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया σ/ε0। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। समझ आया? ये तो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कहां पर? इस स्पेस के बीच में, ये वाला जो इनके बीच की स्पेसिंग है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो पार्ट है उसमें कितनी फील्ड है ये हमें पता चल गया। ठीक है ना? समझ आ रही बात? यस सर। अब क्या कैलकुलेट करें? अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। तो अगर आप पोटेंशियल देखें तो यहां से देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, आपके पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है E = -V/d। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। ये फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन पढ़ा है आपने? यस सर। तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा E × d आ जाएगा। ठीक है, अब आपका V आ जाएगा, E की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से प्लेस करें, ये हो जाएगा σ/ε0 × d, या V = आ जाएगा σd/ε0। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कीजिए। समझ आ रहा है यहाँ तक? अब आप देखें, हमारे पास V आ चुका है, E से हमने V निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने फाइनल वैल्यू पे आना है। ओके, तो अब हम यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन? यूजिंग Q = CV, या C = हो जाएगा Q/V। आपका Q, हाँ, Q कितना है आपका? Q तो Q ही है। V की वैल्यू आपके पास कितनी है? σ/d/ε0। ये हो जाएगा ε0 ×
sorry, Q upon V sigma is equal to Q over A साइलेंट नोट epsilon naught A over D। ये V की वैल्यू हमने सही तो निकाली है ना, सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक मिनट का, हाँ, तो यहां से हमने कर दिया, जो V की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, Q ओवर C सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है। तो अब आप देखें यहां से, ये आपका V इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्लियर हुआ यहां तक? और हमारे पास जो V की वैल्यू है वो किसके बराबर है, Q बाई C के बराबर है। हमारे पास एक Q यहाँ से मिसिंग हो रहा है सर जी, शायद E का वैल्यू अच्छा सिग्मा हाँ ठीक है नहीं वो आ गया सिग्मा। अब आप देखें यहाँ से, एक मिनट यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आपके पास है। तो आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है, चूंकि मैं डेंसिटी के टर्म में नहीं ले रहा था, ठीक है ना, वही मिसिंग हो रहा था। सिग्मा की वैल्यू होती है आपके पास Q ओवर A। जब आप सिग्मा की वैल्यू V में प्लेस करेंगे तो V आ जाएगा आपके पास Q इंटू D ओवर एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा, क्योंकि आपको पता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। ओके, अब आप यहां से प्लेस कर लें इसको, C इज इक्वल टू Q ओवर V, या आपके पास है Q ओवर V की वैल्यू है आपके पास Q इंटू D ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये एप्सिलॉन नॉट इंटू A ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Q एप्सिलॉन नॉट A ओवर Q इंटू D। Q से Q कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। क्लियर? ये आपके कैपेसिटेंस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। समझ आ गया सबको? समझ आया या नहीं आया? यस सर। हाँ, आप लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है ना? चार्ज डेंसिटी तीन तरीके की जी सर। होती हैं, है ना? एक आपकी होती है लीनियर, और दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर आपकी होती है लैम्डा बाय एल, ये आपने लिखा क्यू बाई, या एक मिनट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। समझ आया? जी सर। अच्छा, एक चीज और भी याद रखिएगा, ये जो चार्ज ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, आप बता सकते हैं कि कैपेसिटर को, हमें तो पता है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है ना, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म की जो एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। आप बता सकते हैं कि ये एनर्जी कहां पर स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर? ये एनर्जी आपकी, ये जो स्पेस है ना दोनों प्लेट्स के बीच का, ये एरिया, ये आप देख रहे हैं फ्री स्पेस जो है, ये इस स्पेस के अंदर स्टोर होती है, हमेशा सरफेस पर नहीं होती है। कहां पर होती है? दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है उस गैप में होती है। क्लियर हुआ? हाँ, तो अब आप एक चीज और भी याद रखें कि ये जो कैपेसिटेंस है ये आपका किस पर डिपेंड करा। आप देखें यहाँ से एरिया ऑफ द कंडक्टर पे एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट होता है, और क्या है, डी क्या है, सेपरेशन ऑफ द प्लेट, है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये, आप यहाँ पे इन शॉर्ट लिख दें कि डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। क्लियर हुआ? आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्योमेट्री, है ना? ज्योमेट्री में आपका एरिया, लेंथ सब कुछ आ गया, ठीक है ना? और किस पर डिपेंड कर रही है, मीडियम पे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है ना। तो ये मीडियम हो गया, और ए और डी आपका किस में आ गया, ज्योमेट्री में आ गया, ज्योमेट्री। हाँ, आप इसको कॉपी कर लें सब लोग। जी सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाँ, एक मिनट, सबको कर लेने दीजिए आप, सभी लोग ले ले भाई स्क्रीनशॉट, जिनको लेना है या जो भी करना है। ज्योमेट्री पे कौन सर? एप्सिलॉन नॉट? नहीं, ज्योमेट्री आपका ना, ज्योमेट्री किसी भी बॉडी की, जैसे लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, तो ये सारा किसका पार्ट, ज्योमेट्री का ना।
या तो आप लिखें कि डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, या आप सीधे सीधे सिर्फ ज्योमेट्री लिख दें, ज्योमेट्री में सब कुछ आ जाता है ना। अच्छा हाँ, ठीक है सर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट आपका मीडियम है। मीडियम है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट क्या है? मीडियम है। ठीक है, तो कौन सा मीडियम? इन दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम क्या है? वो एयर है या कोई और मटेरियल उसके बीच फिल कर दिया गया है? क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी भी कैपेसिटर के बीच में कोई मटेरियल फिल कर देते हैं, मटेरियल इन द सेंस जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, याद आ रहा है आपको क्या कहते हैं उसको? डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं ना। जी सर। अगर हम, हाँ, जब हम कोई डाइइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू, है ना। यस सर। हाँ, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक हमेशा हमें क्या प्रोवाइड कर देता है? कुछ अमाउंट ऑफ फ्री चार्जेस प्रोवाइड कर देता है, जिससे जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? राइज हो जाती कम है, हो जाती। राइज हो जाती है ना। जी सर। हाँ, ओके। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक मिनट मुझे देखने दीजिए आप लोग। हाँ, अब हम आते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है मीटर ब्रिज का, है ना। जो मीटर ब्रिज का पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। ओके, इसके 14 वाला कितना मार्क्स का था सर? कौन सा क्वेश्चन 14 वाला अभी वाला? अभी आपका हाँ। शायद 3 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, 3 मार्क्स का था, ये सेक्शन सी है, ठीक है ना। हाँ, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रिंसिपल, राइट डाउन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए मीटर ब्रिज, है ना। ये दो बातें कह रहा है, क्या क्या? एक बोल रहा है प्रिंसिपल भी बताना है, और क्या बताना? वर्किंग, मतलब मीटर ब्रिज किस तरीके से वर्क करता है, इस बात को भी बताना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो मीटर ब्रिज है वो काम क्या करता है, ठीक है ना। तो मीटर ब्रिज एक तरीके का व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है। ओके, तो हम यहां से लिख सकते हैं इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, इट इज प्रैक्टिकल। अभी मैं ये भी आपको बता दूंगा कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, ये क्या आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो आप प्रिंसिपल पर आ जाएं। ओके, तो यहां से लिख सकते हैं आप कि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। क्लियर? ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। क्लियर? और हमें पता है कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज आपकी बैलेंस्ड है, क्लियर, तो आप लिख दीजिए कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर हमारी ब्रिज बैलेंस्ड है तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी? P/Q या P/Q इज इक्वल टू R/S, यही थी ना। यस सर। हाँ, ये आपका प्रिंसिपल है। बल्कि अगर आप ये इक्वेशन लिख देंगे तो और अच्छा होगा, थोड़ा सा इसका इफेक्ट अपना, वो कहते हैं ना कि टीचर को पता चल जाता है कि नहीं इसको इक्वेशन भी पता है या इसकी बैलेंसिंग कंडीशन भी पता है। समझ आया? अच्छा, ये काम क्या करता है व्हीट स्टोन ब्रिज? व्हीट स्टोन ब्रिज भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करता है या फाइंड आउट करता है। समझ आया? यस सर। तो ये भी सेम काम है लगभग। इट इज यूज्ड टू मेजर unknown resistance, unknown resistance। ये अननोन रेजिस्टेंस को क्या करेगा? फाइंड आउट करेगा। क्लियर?
मीटर ब्रिज सर। सर जी। हाँ बताएं। ओके मैन सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी भी आवाज नहीं जा रही है मेरी? अब आ रही है सर। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने इसको? यस सर। ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन टेम्परेचर पे कैसे मेजर करते हैं सर? क्या चीज? व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन टेम्परेचर पे मेजर कैसे करते हैं? नहीं, वो भी अननोन रेजिस्टेंस को ही मेजर करती है, ठीक है? हाँ, क्लियर? क्योंकि उसकी जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी का मतलब आप समझ है ना, कि जैसे अगर आप थोड़ा सा भी वैल्यू ऑफ करंट को फ्लक्चुएट कर दें, जैसे 0.001 आपकी करंट फ्लक्चुएट होगी, तो क्या वो उसको मेजर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? तो इस तरीके की डिवाइसेस जो बहुत स्मॉल वैल्यू को भी मेजर कर ले, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? हाईली सेंसिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईली सेंसिटिव कहते हैं। समझ आ गया? अब जैसे आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा दो डिफरेंट चीजें पढ़ी है। एक आपने पढ़ी है वोल्ट मीटर, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? और एक आपने पढ़ी होगी पोटेंशियोमीटर, याद आ रहा है? यस सर। है ना? तो अब आप बताएं, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस है? काम दोनों का सेम है, दोनों क्या काम करेंगे? वोल्टेज को मेजर करते हैं, है ना? मगर इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इसका है कि अगर आप वोल्ट मीटर सॉरी, ये साउंड किसी की बहुत ज्यादा वहां से वो नॉइस टाइप की आ रही है ना? ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, पोटेंशियोमीटर भी सेम काम करेगा। मगर इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो पता है क्या है? वो ये है कि जब आप वोल्ट मीटर ईएमएफ रिसोर्स करेगा। नहीं, हाँ बिल्कुल, जो वोल्ट मीटर आप किसी भी सर्किट में अप्लाई करते हैं ना, तो जो वोल्ट मीटर का इंस्ट्रूमेंट है, सपोज दैट मैंने ये अप्लाई किया, तो आपको पता है अगर इस सर्किट में ये फ्लो हो रहा है, या यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, इसके क्रॉस मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, ओके, तो जब आप यहाँ पे करंट का फ्लो करते हैं ना, तो अगर आपने 10 एम्पियर करंट इससे फ्लो की, है ना, तो अगर 9 एम्पियर यहाँ पे जा रही है, तो 1 एम्पियर कम से कम इसको भी चाहिए, वोल्ट मीटर को, ताकि ये वर्क कर सके। किसके लिए? इसके पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, ठीक है ना? मगर अगर आप यही पोटेंशियल मीटर से मेजर करते हैं, तो आपने अगर 10 एम्पियर करंट का फ्लो किया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसको कितना दे देगा, बताओ? ये लगभग इसको दे सकता है 9.9 एम्पियर, और ये 0.1 एम्पियर ही लेकर के ये पोटेंशियोमीटर इसके वोल्टेज के डिफरेंस को मेजर कर देता है ना? तो कहने का मतलब कि पोटेंशियोमीटर आपका सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो कम अमाउंट ऑफ करंट की हेल्प से, या आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज हाईली सेंसिटिव एज कंपेयर टू द वोल्ट मीटर। इसकी सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। समझ आया? यस सर। इसलिए हम वोल्ट मीटर को भी पढ़ते हैं और पोटेंशियोमीटर को भी पढ़ते हैं। दोनों का काम सेम है, मगर दोनों के जो काम करने का तरीका, जो वर्किंग इसकी है ना, वो क्या है? डिफरेंट है थोड़ी सी। क्लियर हुआ? जी सर। आपका पोटेंशियोमीटर जब आप कहीं पे यूज करते हैं, तो वहां पर आपकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज आपकी कहीं ज्यादा, है ना, प्रिसाइज निकल के आती है, एक्यूरेट टाइप की निकल के आती है। समझ आ रही बात? जी सर। हाँ, तो इसी तरीके से अब हम बात करें मीटर ब्रिज की। हमने क्या क्या देखा कि मीटर ब्रिज एक तरीके का, ये
किसी की ना जो नॉइस है वो बहुत ज्यादा आ रही है, तो प्लीज आप जो है उसको वो म्यूट कर लें, है ना। जो भी स्टूडेंट हैं आप उसको म्यूट करें प्लीज। बाकी आप लोग मेरी आवाज सुनते रहें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अनम्यूट करके आप मेरे से पूछें, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल पर देखा कि ये प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड करता है। बैलेंसिंग कंडीशन भी हमने देख ली, है ना। काम क्या करेगा, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करेगा। अब बात आती है इसके कंस्ट्रक्शन की। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि ये एक बॉक्स टाइप का आपको मिलेगा जब आप अपनी लैब में जाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको ना ये एक बॉक्स टाइप की चीज मिलती है। पहले ये हमने यहां से कर दिया इसको, ओके। और लाइन मार्को ना छोड़ो, लाइन मार्को में ना कंफ्यूज है नहीं पड़ा। कंस्ट्रक्शन किसका है सर? हाँ, ये हम लोग बात कर रहे हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का है ना? हाँ हाँ हाँ, मीटर ब्रिज हम बना रहे हैं। 되게 상마제 unmute 또 거든. 이거는 가져라가. 또 되게 상마스 가져. ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। आप देखें ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको अपनी लैब में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ए हमने ले लिया, ओके। और इसके अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जो इसका नाम है हमारा P, ओके। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, ये है B हमारा है, या एक मिनट B है ना, इसको आप C ले लें और इसको D ले लें। यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस ऐड किया, ये रेजिस्टेंस आपका Q है, क्लियर। अब ये वाली जो लाइन है इस पर आपको कुछ स्केल्स बनी हुई दिखेंगी लैब में, ओके। यहाँ पे क्या मिलेगी, कुछ स्केल्स बनी होती है ना, जैसे इस तरीके की आपको पॉइंटिंग दिखेगी यहाँ पर, है ना, मेजरमेंट टाइप का आपको दिखेगा। ऐसा हमारे पास ये पूरे पार्ट में होगा, ठीक है, ओके। इसकी जो लेंथ है वो नॉर्मली हम 100 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं। कितनी? 100 सेंटीमीटर की नॉर्मली ये होती है, यानी 1 मीटर। ये हो गया 100 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर, ओके। यहां पर एक गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर। ये इस मिड पॉइंट से कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर एक जॉकी होगी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर इस स्केल पर क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि किस पोजीशन पर आकर के ये आपकी कंडीशन बिल्कुल बैलेंस हो गई है ना। मतलब आपका जो व्हीटस्टोन है, सॉरी, जो आपका मीटर ब्रिज है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो मैंने कंसीडर कर लिया, सपोज दैट, कि इसकी बैलेंसिंग इस पोजीशन पर हुई। यहाँ पर आने के बाद जो आपका डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इस गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, नीडल डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। जहां पर ये बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, वहां पर गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 शो करेगा। क्या शो करेगा? 0, ठीक है।
तो जब गैल्वेनोमीटर जहां पर 0 शो करना स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाइए कि यही इसका क्या है, बैलेंस यही इसका क्या है बताओ, बैलेंसिंग कंडीशन। क्लियर हुआ? तो हमने ये कंसीडर किया, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो इस साइड से अगर मैं मेजर करूं तो ये L लेंथ पर आ रही है। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि जो रिमेनिंग लेंथ है, जो बची हुई लेंथ है, ये कितनी हो जाएगी? 100 minus L, 100 minus L। माइनस L हो जाएगी। हाँ सर। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। है ना? अच्छा, अब हमें एक बात और भी पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R इंटू एल। मान लेते हैं इस पार्ट का जो छोटा सा रेजिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r कंसीडर कर लिया, ठीक है ना? उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R L के बराबर हो जाएगा। ओके, R की वैल्यू, जो S की वैल्यू है, ये आप सपोज दैट ये R है हमारा, ये S है। अगर S की हम बात करें तो S हमारा क्या हो जाएगा बताओ? 100 माइनस L इंटू R हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, यस सर। सॉरी एक मिनट, ये R S नहीं, ये P और Q हमने लिया हुआ है ना यहाँ पर। हाँ, P और Q हमने लिया हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारा P की वैल्यू है और ये हमारा Q की। इसके जस्ट पैरेलल की बात आप यहाँ पे देखो, ये P है ना, तो इसके जस्ट ये वाली जो पार्ट है ये P के लिए होगा और ये Q है, तो इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट किसके लिए होगा? Q के लिए होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया P इज इक्वल टू आर एल और Q इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? 100 माइनस L इंटू R ले लिया। अब हमारी जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो क्या कहती है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर? समझ आया? जी सर। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ओके, आप ये बताएं कि जो R अपॉन S है वो कितना हो जाएगा? जो R अपॉन S है वो कितना हो जाएगा? तो हमारा R अपॉन S हो जाएगा, हम P अपॉन Q भी कह सकते हैं ऐसे, या आप इसको ऐसे लिख दें कि P की वैल्यू कितनी है? R इंटू L है और Q की वैल्यू कितनी है बताओ? 100 माइनस L इंटू R। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये R अपॉन S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L अपॉन 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन। समझ आया? यस सर। इसको ये P अपॉन Q है ना, हमने R अपॉन S की वैल्यू रखी है। हाँ, आप इसको कॉपी कर लें, हमने P अपॉन Q की वैल्यू। ठीक है, समझ आए? तो हमने P अपॉन Q ये कंपेयर कर दिया, तो P अपॉन Q को जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया? P अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ओके, समझ आया? यस सर। आप इसको कॉपी करें। डन सर जी। सभी लोगों का हो गया? यस सर। आगे मूव करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है उसको हमें समझना है। पहले देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। है ना, आप लोगों को पता है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? यस सर। डाइपोल के होगा वो एक्सियल। हाँ, और एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? ठीक है, ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं पहले। अगर हमारे पास एक डाइपोल है, ये हमारा डाइपोल है ना,
जी सर। वो लाइन जो इनके सेंटर्स को मीट करती है ना, मिलाती है, एक्सियल होगा क्या वो। कही जाती है, वो आपकी एक्सियल होगी। और जो लाइन इनके जस्ट परपेंडिकुलर है, मतलब इनको बाइसेक्ट करती है, वो क्या कही जाएगी, वो आपकी इक्वेटोरियल लाइन कही जाती है। समझ आ गया? तो हमारे से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किसके लिए पूछा गया, इक्वेटोरियल या एक्सियल? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो सपोज दैट डायग्राम भी तो बनाना है ना। ओके, हमने दो चार्ज ले लिए, एक चार्ज हमने यहां रखा -q का, और एक चार्ज हमने रख दिया यहाँ पर +q का। ओके, हमने ये कंसीडर किया कि इनके बीच की जो टोटल सेपरेशन है वो टोटल आवाज सर, आवाज। समझ आ रहा है? हेलो सर। ये समझ आया? हमने यस 2a क्यों लिया है ना? क्योंकि ना देखो इसमें होता क्या है कि जब भी डायपोल का कहीं पर, हाँ, जब भी हम ना कहीं पर भी डाइपोल कंसीडर करते हैं तो जो डाइपोल का कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन हमेशा डाइपोल के सेंटर से होता है। ठीक है ना? तो अगर आप सेंटर से कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर आप सपोज दैट आप इसको अपने अकॉर्डिंग ए भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब आप इसके सेंटर से किसी भी चीज का जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपकी ये हाफ वैल्यू क्या लेनी पड़ जाएगी बताओ, a/2 लेनी पड़ जाएगी। और ये भी कितनी हो जाएगी, a/2, अगर आप a कंसीडर करते हैं तो। कहने का मतलब ये वैल्यू क्या हो जा रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो जा रही है ना? अगर आप a लेते हैं, a/2 करके सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आना है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू फ्रैक्शनल हो जा रही है ना? तो हम फ्रैक्शनल वैल्यू से बचने के लिए, ताकि हमारी जो इक्वेशन है या मतलब जो हमारा कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, इसलिए हमने a की जगह पर जहां कहीं भी हमें a की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम क्या रख देंगे, 2a रख देंगे। क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, तो इसलिए हम क्या यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, 2a कंसीडर कर रहे हैं। ओके, 2a। हाँ 2a। ओके, आप 2a ले लें, 2l ले लें, है ना, 2r ले लें, कुछ भी ले लें, बट अगर 2 के फॉर्म में लेते हैं ना तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। समझ आया? यस सर। और हमने ये कंसीडर किया है कि हमारे पास एक पॉइंट है, जो पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट P है। ओके, और इस पॉइंट P पर, ये पॉइंट P आपका जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सारी वैल्यूज का जो मेजरमेंट है या जो भी मेजरमेंट है वो हम सेंटर से करेंगे। ओके, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो ये मेजरमेंट है वो हमने ले लिया R है। समझ आ रहा है? ये समझ आया या नहीं आया? यस सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि हमें जो फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट P पर, ये पॉइंट P पर जो फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, एक -q की वजह से होगी और एक किसकी वजह से होगी, +q की वजह से। +q की वजह से। तो अब हमें ये भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि +q से P की डिस्टेंस कितनी है और -q से P की डिस्टेंस कितनी है ना? जी सर। तो आप बता दो मुझे कितना होगा अगर मैं +q से P पर आता हूं तो। ये मुझे जो दिख रही है वो मिल रही है R-a। यस सर। क्लियर है? ऐसा यस क्यों सर। किया हमने, पता होगा आप लोग को। अच्छा, अगर -q से P पर आते हैं तो यहाँ से जो टोटल सेपरेशन ये है R+a। ओके, यहाँ से हमने यहाँ तक कर दिया। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। तो ये तो हमने जो अभी तक जो कुछ भी किया वो हमने डिस्टेंस मेजर किया कि हर एक इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल से जो आपका पॉइंट P है जहां पर हम फील्ड को मेजर करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है ना, या उसकी डिस्टेंस क्या है। समझ आया? अच्छा, एक चीज प्लीज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो
जूम आईडी पे जो अपना नाम है वो अपना एक्चुअल नेम कंसीडर करें प्लीज, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं हमारे पास, जैसे ये एक कोई स्टूडेंट है, मोस्टली लोगों ने किया हुआ है ना, खुर्रम, रिजविंग, सोनम। सर जी एम आई ऑडिबल कर रहे थे जब पता सर। हाँ एक मिनट हाँ नहीं अब तो सही है अभी फिलहाल, है ना। ओके ठीक है। नहीं जैसे कुछ लोग जैसे मोबाइल का जो मॉडल है उसका नाम लिख दे रहे हैं ना, तो प्लीज ऐसा ना करें आप लोग। अब क्या किया जाए, अब कैलकुलेट कर लिया जाए। जी सर। अब हमारे पास एक कैलकुलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये याद है सबको? जी। तो मैं इसको Yes, डायरेक्टली sir. कैलकुलेट कर लूं, यूज कर लूं इसको, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं फील्ड एट P ड्यू टू, सर जी ले कर रहे थे। क्या चीज? हेलो, अब ठीक है सर जी, बीच में हाँ। ले कर रहा था सर। अच्छा लैग कर रहा था। फील्ड एट हाँ। P ड्यू टू प्लस Q चार्ज मैंने ले लिया, प्लस Q से कितना डिस्टेंस है, तो ये मैंने ले लिया E प्लस, ओके, प्लस के लिए मैंने प्लस KQ कंसीडर कर लिया। अपॉन R माइनस A स्क्वायर। हाँ KQ अपॉन R माइनस, एक मिनट रुकिए, ये होता है R स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख दिया यहाँ पे KQ ओवर R माइनस A स्क्वायर। अब समझ आ गया सबको? यस सर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, E एट P ड्यू टू माइनस Q, तो ये आपका आ जाएगा E माइनस इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर। एक बार फिर से ये हमें मिलेगा KQ ओवर R प्लस A स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, ये माइनस चार्ज की वजह से है, इसलिए हम यहाँ पर एक साइन लेंगे, किसका? माइनस का, क्योंकि डाइपोल के केस में हम चार्ज के साइन को कंसीडर करते हैं, है ना, आपको पता होगा ये बात, ठीक है। वेक्टर भी ले सकते हैं सर। हाँ, अब आप बताएं कि टोटल फील्ड अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो P पर पॉजिटिव की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो अवे होगी E प्लस, राइट, और निगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स होगी ना, ये होगा मेरा E माइनस। समझ आ गया? यस सर। अब आप बताएं कि टोटल फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट फील्ड एट P E2 माइनस E1। से, हाँ नेट फील्ड E at पॉजिटिव P, माइनस, हाँ E इज इक्वल टू E पॉजिटिव माइनस E निगेटिव। क्लियर? या आप ऐसे लिख लें, टोटल अभी तो हमारा ये निगेटिव साइन इसको माइनस कर ही देगा, तो E की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन KQ अपॉन E प्लस की वैल्यू कितनी है, R माइनस A का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक? वेक्टर फॉर्म नहीं लिख सकते सर। अब यहाँ से देखें आप, K और Q कॉमन मिल जाएगा हमें, तो हम K और Q को बाहर ले लेते हैं, ये हमें आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस A स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब आप बताएं, आपको पता होगा A माइनस बी का फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है A माइनस बी A प्लस बी। याद आया? अब चूंकि हमारी ये जो वैल्यू ये ऑलरेडी स्क्वायर में पड़ी हुई है पहले से ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू KQ। आप पहले इसका एलसीएम ले लें, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ओके, का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा कुछ? यस सर। है ना? यस सर। हाँ, जब आप इसको आपस में डिवाइड और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो
आपको यहाँ पर क्या मिलेगा पहले बताओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R आर square स्क्वायर माइनस minus A A square square plus 2AR. प्लस 2AR, यही आएगा ना? Yes sir. हाँ, अब आप इसको सॉल्व करें, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आर स्क्वायर ए स्क्वायर से, तो ई की वैल्यू आपकी हो जाएगी टोटल के क्यू, ये बाहर पड़ा हुआ है ना के क्यू, Yes sir. के क्यू 4AR 2 and 2, हाँ बिल्कुल 4AR अपॉन आर स्क्वायर square माइनस ए स्क्वायर का whole होल square. स्क्वायर। समझ आ गया यहाँ तक? जी सर. हाँ, आप पहले इसको कॉपी करें, फिर मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और भी है मैं उसको फिर बताता हूँ, ठीक है? पहले आप कॉपी कर लें, मिटाना पड़ेगा मुझे। ओके सर. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगा सर जी? हाँ बता, क्या चीज? वो टोटल अभी पता डायरेक्शन चल जाएगी, अभी पता चल जाएगी, है ना? आप इसको कॉपी करें, अभी बता रहा हूँ। उसका डायरेक्शन अवे होगा ना सर? हाँ, डायरेक्शन अवे होगा, ठीक है? वो डिस्टेंस के हिसाब से आप उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है ना? डन सर. सबको समझ आ गया भाई? Yes sir. ओके, गुड। अब आप देखें यहाँ पे, ये तो हमने यहाँ पे कर लिया। हाँ। ओके, ये हमारा ई की वैल्यू आ गई है के क्यू 4AR ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है? समझ आ रहा है यहाँ तक? सर. अब हमें पता Yes, है sir. कि जो आर की वैल्यू है, आप समझेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। आपने डाइपोल की डेफिनेशन में पढ़ा है कि व्हेन, जब भी किसी भी दो अपोजिट चार्जेस को, है ना, और दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए? इक्वल वैल्यू के होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। उनको जब एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया जाता है तो वो डाइपोल बनाते हैं। यही डेफिनेशन पढ़ी आपने कि व्हेन, हाँ, या आप ये भी कह सकते हैं कि द असेंबलिंग ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, है ना, एट वेरी स्मॉल सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डाइपोल। यही तो डेफिनेशन आपने पढ़ी है। Yes sir. तो उस केस में हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो 2a की वैल्यू है, ये आपके 2a की वैल्यू r के कंपैरिजन में क्या है, काफी ज्यादा छोटी होगी, है ना? क्योंकि डाइपोल में यहाँ तो हमने सॉल्व करने के लिए दोनों को 2a की जो सेपरेशन है वो काफी बड़ी दिखा दी है ना? हाँ सर यहाँ जी. पे जो आइडियल डाइपोल के लिए, जो हमारा आइडियल कंडीशन है डाइपोल की, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आइडियल डाइपोल। ओके, आइडियल डाइपोल के लिए आपके जो आर की वैल्यू है वो काफी ज्यादा बड़ी होगा 2a से, है ना? Yes ग्रेटर, sir. मच मोर ग्रेटर। अच्छा, जब आप इस कंडीशन को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आप बताओ, एक को नेगलेक्ट हो जाएगा। हाँ, काफी ज्यादा वैल्यू यहाँ से खत्म हो जाएंगी, तो हमारा जो ई की वैल्यू होगी वो होगी के क्यू, यहाँ पे आएगा 4AR अपॉन R की पावर 4 आ जाएगी। समझ आया यहाँ तक? यस सर। एक R से एक R कैंसिल भी हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? के क्यू 4A अपॉन R क्यूब, R नहीं R क्यूब मिलेगा ना, पावर 4 नीचे। हाँ सर जी, ओके। हाँ, ठीक है ना? तो ये तो रही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर मैं इसको डाइपोल के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूं ना, देखो E इज इक्वल टू
मैंने इसको लिख दिया 2k, मैंने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में ले लिया q इंटू 2a अपॉन r क्यूब। आप देखें हमने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं किया इसमें? नो सर। नहीं ना? तो ये q इंटू 2a डाइपोल का फॉर्मूला P होता है is ना, equal आपको to पता है, Q into q 2A. इंटू 2a। Yes sir. हाँ, तो ये आपको मिल जाएगा, एक मिनट रुको, इसको मुझे रब करने दें आप लोग। तो हमारे पास e की वैल्यू कितनी आ गई? p या 2k P upon R cube अपॉन r क्यूब। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहां पर? एक्सियल लाइन पर है पर। जी सर। एक्सियल लाइन पर कौन सी जगह पे? पोजीशन P पर। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। कोई इशू किसी भी बच्चे को अगर हो तो आप लोग बता दें एक बार प्लीज। किसी को कोई इशू है भाई? नो सर। नो सर। ओके, तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। ओके, सर जी। हाँ बताएं। सर जी, इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल वाला भी कर दीजिएगा प्लीज सर। आप उसको ना शॉर्ट डाइपोल भी अगर आप करते हैं तो एक्चुअली ना, देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में आपको जितना पूछा गया है ना, आप उतना ही आंसर दें। क्लियर? ओके। अभी हमारे पास कई एक क्वेश्चन पेपर अभी हम सॉल्व करेंगे। कहीं पर अगर आता है कि शॉर्ट डाइपोल के लिए बना, तो हम उसके लिए भी सॉल्व करेंगे, है ना? ओके आप सर उससे जी। बिल्कुल, हाँ आप उससे बिल्कुल जो आप टेंशन फ्री रहें, है ना? जो भी आएगा क्वेश्चन में हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट? बाकी ओके सर। 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट भी यूज कर सकते हैं ना सर? के की वैल्यू? यस जी। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, आज की क्लास में किसी को कोई इशू तो नहीं रहा? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे या नहीं रहे? यस सर, क्लियर सर। क्लियर हुआ सर। हाँ, अगर कोई इशू है या अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम अब तक आ रही है पूरे सिलेबस में, तो आप लोग वो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको पूरा पढ़ा भी दूंगा अलग से, है ना? समझ आ रहा है? बाकी हमारे क्वेश्चन की सॉल्विंग इसी तरीके से चलती रहेगी। अभी आज हमने एक पेपर सॉल्व किया, कल हमारा नंबर है दूसरे पेपर का। क्लियर? तो आप लोग प्लीज जो आज पढ़ाया गया है उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करें और प्रिपरेशन करें। कोई भी अगर इशू आता है तो आप उसके लिए कांटेक्ट करें। ओके ठीक है ना? सर। हाँ, उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है? थैंक यू तो सर। आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। हाँ बताएं। हम जब डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तब पॉजिटिव फील्ड की वजह, पॉजिटिव जो चार्ज की वजह से वेक्टर कंसीडर करके नहीं ले सकते सर जी? नहीं, वेक्टर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि डाइपोल एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो उसका जो आपका वेक्टर के फॉर्म में जिसका कैलकुलेशन, आप इसको ऐसे लिख लें, मैं बता देता हूँ। आप इसको ऐसे लिख लें, E इज इक्वल टू 2K, P आपका वेक्टर में होगा, है ना? और अगर आप चाहें तो R की जगह पे आप तो ऐसे लिख लें, R क्यूब लगा लें ऐसे, है ना? ये जो आपका, सॉरी एक मिनट रखिएगा, डाइपोल के डायरेक्शन में होगा सर। हाँ, ये 2K P और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? इसकी डायरेक्शन बता देगा। ठीक है? तो इसका भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि अगर आप वेक्टर के फॉर्म में करना चाहते हैं तो हर एक टर्म के साथ ये P यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ P चलता रहेगा हर पार्ट के साथ। जो साइन लगाते हैं वो भी कंसीडर करेंगे सर जी? हाँ, साइन भी। कौन सा माइनस?
अभी जो ऊपर हमने लिया था ना सर जी, देखो उसमें मैं बताता हूँ क्या होता है। पॉजिटिव के लिए जो डाइपोल की वैल्यू है ना, जो पॉजिटिव के लिए जब आप वेक्टर क्वांटिटी लेके कंसीडर करते हैं, तो वेक्टर के फॉर्म में हम क्या ले लेंगे बताओ, यूनिट वेक्टर के या यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो साइन को कंसीडर करेंगे हमेशा, ठीक है, डाइपोल के केस में स्पेशली, क्योंकि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्लियर हुआ। और निगेटिव के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव होती है, माइन, और पॉजिटिव के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, ओके सर। है ना। और कोई क्वेश्चन किसी का?